गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज द टॉपिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी हाँ, अब अगला नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उस फोर्स के लिए जो मिलने वाली इजाजत है यानी परमिटिविटी है दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम मान लीजिए फ्री स्पेस हुआ तो परमिटिविटी अच्छी खासी होगी, अगर मीडियम फ्री स्पेस की जगह कुछ और हुआ तो परमिटिविटी वैरी करेगी। तो हमने दो चीजें स्टडी करी थी। एक हमने स्टडी करा था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when both of them are kept in vacuum, and then we studied force between two charges when both of them are kept in any other medium, and the ratio of the force between two charges when they are kept in vacuum or free space with respect to their force when they are kept in any other medium is called as dielectric constant। जी हाँ, तो हमने सीखा था कि dielectric constant का symbolic representation capital K होता है। So we write that capital K is equal to F naught by Fm, यानी F naught का मतलब है फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा है, फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा है किसके बीच में? दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। Fm का क्या मतलब था? Fm का मतलब था फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में। ये चीज हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, एंड इस चीज को हमने एक और सिंबल से रिप्रेजेंट किया है दैट इज एप्सिल r इज इक्वल टू एप्सिल। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे फोर्स क्या है? वैक्यूम का। अगर यहाँ फोर्स वैक्यूम का है तो यहाँ इजाजत होगी मीडियम की और यहाँ इजाजत होगी वैक्यूम की। तो एप्सिल r इज इक्वल टू एप्सिल m बाय एप्सिल नॉट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू k, और वी कैन सिंपली से दैट एप्सिल m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिल नॉट। यानी किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमेशा फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के k टाइम्स होती है, जहां पे k का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू दैट। अब सवाल आता है कि सर ये टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिस पे हमें फोकस करना है? द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द टॉपिक नंबर 3 ऑफ द यूनिट 1, that is we are doing the topic of electric force and electric charges. We have still not moved to the topic 2, that is part 2 in fact I should say, that is electric field। तो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि पूरी यूनिट 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारा पहला पार्ट अभी भी चल रहा है। पहले पार्ट में हम दो टॉपिक्स दो वीडियोस में कवर कर चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की बात करी, कूलम्स लॉ की बात करी, एंड देन हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जिस टॉपिक पर फोकस करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जी हां, देखिए अब तक हमने ये सीखा है कि जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं तो दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका एक्सप्रेशन हम लोग लिख देते हैं F इज इक्वल टू K, पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का स्क्वायर। बात मैं यहां कर रहा हूं उस सिचुएशन की जब हमारे पास दो चार्जेस नहीं होंगे, यानी जब हमारे पास एक ही समय पे एक ही जगह पे एक से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल होंगे। यानी सर whenever any single charge is surrounded by many different charges, I repeat my sentence, whenever any single charge is surrounded by many other charges, then there is a possibility that that single charge is going to experience the force by all the charges which are surrounding it। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी एक चार्ज को बहुत सारे अलग अलग चार्ज सराउंड करेंगे तो वो बाकी सभी चार्जेस उस एक अकेले चार्ज पे अपना फोर्स लगाएंगे, और जब हम उस एक अकेले चार्ज पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक अकेले चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यानी एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स बाकी चार्जेस के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्सेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जी हां, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरेटिकली इतना मैटर नहीं करता है जितना इसका एप्लीकेशन, जितना इसका न्यूमेरिकल पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक डायग्राम से ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली मैंने आपको कहना क्या चाहा है, एग्जैक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें समझाना क्या चाह रहा है, तो वो चीज हमारे लिए जानना जरूरी है। आप प्लीज फोकस कीजिएगा। देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है Q, and if that single charge Q
से कुछ दूरी r1 पर एक चार्ज q1 है, से कुछ दूरी r2 पर एक चार्ज q2 है, और उससे कुछ दूरी r3 पर एक तीसरा चार्ज है q3, और इसी से कुछ दूरी पर r4 पर एक चौथा चार्ज है q4। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर q1 चार्ज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव, इसको अगर पॉजिटिव मान ले तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव हुआ तो ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब भी किसी एक चार्ज को कुछ गिने चुने चार्जेस ने घेर रखा हुआ है, तो जिन चार्जेस ने एक सिंगल चार्ज को सराउंड किया हुआ है, वो सभी चार्जेस का टोटल फोर्स एल्जेब्रिकली ऐड होता है टू गिव यू द नेट फोर्स। किस प्रकार से? इस तरह से देखिए, टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू वो फोर्स जो लग रहा है Q पे Q1 के कारण, प्लस वो फोर्स जो लग रहा है Q पे Q2 के कारण, प्लस वो फोर्स जो लग रहा है Q पे Q3 के कारण, प्लस वो फोर्स जो लग रहा है Q पे Q4 के कारण, डॉट डॉट डॉट, वो फोर्स जो लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल Q पे कोई भी nth पार्टिकल के कारण। हम सिंपल शब्दों में इस प्रिंसिपल को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब क्लास 12th की फिजिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के अंदर, खास करके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं, तो 11th क्लास की फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज द वेक्टर। जो वेक्टर वाला पार्ट हम लोग स्टडी करके आए 11th क्लास में, वो यहां पे इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखिए जो बात मैं बताने जा रहा हूं उस बात पे आप फोकस कीजिएगा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एग्जांपल एग्जाम में कई बार आया है। देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमने कहा कि इस ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स A, B, C, इनकी दूरी में इसकी दूरी 1 मीटर, इसकी दूरी 1 मीटर, इसकी दूरी 1 मीटर हमने मान लिए, और यहां पे हमारे पास एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और यहां पे हमारे पास एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम। देखिए, अब देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि we have 3 charges such that all the 3 charges are present at the 3 corners of a triangle such that 5 microcoulomb charge is present at corner A, -2 microcoulomb is present at corner C, and +2 microcoulomb is present at corner C of an equilateral triangle of side 1 meter. And the question will ask you find the net force acting on any one charge. यानी सर टोटल चार्ज कितने थे? 3। फोर्स किस पे निकालवा रहे हैं? किसी एक पे। इसका मतलब कि अगर टोटल चार्ज है 3 और हम निकाल रहे हैं किसी एक पे, तो बाकी दो एक को घेर रहे हैं, यानी किसी एक पे लगने वाला टोटल फोर्स बाकी दो के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का एल्जेब्रिक एडिशन के बराबर होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा वेक्टर का कांसेप्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए, लेट अस टेक इनटू कंसीडरेशन कि हम जो नेट फोर्स निकाल रहे हैं वो -2 माइक्रोकूलम पे निकाल रहे हैं। तो -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। वो कहता है यार तुम मेरे पास क्यों आ जाओ? क्योंकि अट्रैक्टिव है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो लेट दिस फोर्स बी F1, लेट दिस फोर्स बी F1। पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कहेगा, ये इसे कहता है कि नहीं तुम मेरे पास आ जाओ। अब -2 माइक्रोकूलम का चार्ज कहता है कि भाई मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं उसके पास चला जाऊं, ये कहता है कि मैं इसके पास चला जाऊं, मुझे बताओ मैं कहां चला जाऊं। दिस मीन्स दैट जब कभी भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आएगी कि एक ही समय पे एक ही जगह पे दो दिशाओं में अगर फोर्स काम करेगा, then in that situation we always try to find the resultant force। जी हां, मैं बात कर रहा हूं resultant force की। तो यहां पे थीटा 60 डिग्री है दोनों फोर्सेस के बीच में, तो F1 और F2 के बीच में थीटा है 60 डिग्री। हम F1 निकाल लेंगे K, पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2 माइक्रोकूलम। तो 5 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1। एक चीज पे फोकस कीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 के माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूं, एक बार दोबारा से दोहरा रहा हूं कि जब भी हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम साइन को अहमियत तो देते हैं परंतु उसे लिखते नहीं हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से 45, 45 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 90, 90 into 10⁻⁹ -6 and -6 gives you -12। आंसर comes out to be 90 multiplied by 10⁻⁻3। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं 0.090 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स F1। इतनी बात सबको क्लियर होगी? सवाल आता है सर Q1 Q2 5 और 2, यहां भी 5 और 2, यहां 2 और 2 है,
इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ पे 5 और 2 की सिचुएशन है, यहाँ 2 और 2 की सिचुएशन है, तो फॉर्मूला f का वैरी करेगा, यानी वैल्यू वैरी करेगी इनफैक्ट। तो f2 की वैल्यू कुछ और आएगी। देखिए अब f2 की वैल्यू निकालेंगे तो f2 विल बी इक्वल टू k, पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, 9 into 10 का पावर 9। पहला वाला चार्ज क्या है हमारे पास, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब इन दोनों की बात हो रही है। तो 2 into 10 का पावर -6 into 2 into 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 3 into 6 into 10 का पावर 9 minus 12 divided by 1, F2 comes out to be 36 into 10 का पावर -3, F2 comes out to be 0.036 न्यूटन। सर देखिए हमने ये पता लगा लिया कि एक सिंगल चार्ज पे दो उसके पड़ोसी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, F1 हमने फाइंड कर लिया, F2 हमने फाइंड कर लिया। अब क्योंकि F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है, देयरफॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। हम सब जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैंसिल मेरे बच्चों, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2, and this is the final formula which can be used to find the net force on the charge at point C due to the other two charges on whose vicinity this charge is present. आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि कैसे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सिचुएशंस। जरूरी नहीं है एग्जाम में इतना ही आसान है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, एक एग्जांपल समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। पेपर में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स आती हैं, दे आर नॉट एज डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू यूज योर माइंड। प्लीज पे अटेंशन, फोकस ऑन द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज going to experience the force, who is going to apply the force, and you will definitely be able to crack the question of superposition principle. I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा superposition principle का। तो I just want to clear this that in this topic of superposition principle you have come to know कि कैसे किसी भी एक चार्ज को जब कुछ गिने चुने चार्जेस सराउंड करेंगे तो उस एक इंडिविजुअल चार्ज पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स acting on that charge due to all other charges surrounding it. I hope it is clear to you all. Now the next situation that we will be focusing upon in the next video lecture is that कि सर यहाँ पे तो आप गिन पा रहे थे कि एक सिंगल चार्ज को कितने चार्जेस ने घेरा हुआ है, अगर आप नहीं गिन पाओ तो क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सिचुएशन की when a single charge is in such a situation that it is surrounded by infinity number of charges। तो infinity number of charges की सिचुएशन में हम फोर्स कैसे निकालेंगे, किस प्रकार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। So keep watching this for the next video lecture in which we will take up the topic of continuous charge distribution और infinity charge distribution। जी हाँ, next topic में, next video lecture में we will be doing the last topic of part 1 of the unit 1 electrostatics। Thank you।